कर्नाटक से आए मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन और दारुल उलूम देवबंद के हजरत मोहम्मद फरमान ने भी मंच से भड़काऊ भाषण दिया। आप सुनिए। आज हमारे मुल्क में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत व इश्तियाल अंगेजी के वाकयात में लगातार इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा अफसोस का मकाम यह है कि ये सब चीजें सरकार की निगाहों के सामने हो रही हैं। नफरत फैलाने के लिए खुल्लम खुल्ला जो इकदामात आप कर रहे हैं, तो आप शायद गलतफहमी का शिकार हैं। आप इख्तिदार के नशे में हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि इख्तिदार बहुत मुस्तकिल रहने वाली चीज नहीं है, और आपको यह भी अंदाजा नहीं है कि मुसलमान क्या होता है। आप इस बात की तरफ से किसी गलतफहमी के शिकार न रहें कि आपकी ये हरकतें, आपकी ये इश्तियाल अंगेजी, इंशाअल्लाह मुसलमान इसकी वजह से इश्तियाल में तो नहीं आएगा, लेकिन आप ये ना सोचें कि आप गालियां देकर या धमकियां देकर मुसलमानों का हिंदुस्तान से नामो निशान मिटा देंगे। ऐसा कयामत तक नहीं हो सकता। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हमारे साथ दिल्ली के रामलीला मैदान से पवन नारा जुड़ गए हैं। हम ज्यादा इस पर और चर्चा करते हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। पवन, एक के बाद एक कई सारे भाषण मंच से ऐसे दिए गए जो मुसलमानों को भड़का सकते हैं, उनके मन में ये द्वेष पैदा कर सकते हैं कि शायद मुसलमानों को भारत देश में दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। आप तो लगातार ये पूरा इवेंट कवर कर रहे हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं इस इवेंट से? देखिए, कुल मिलाकर ये 32वां अधिवेशन है जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद, जो कि पूरे देश में शिक्षण संस्थान चलाता है और कहा जाता है कि मुसलमानों की आवाज है, तो ये वो रिफ्लेक्शन है कि आखिर मुसलमानों के मन में चल क्या रहा है। मोहन भागवत ने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिए थे, जो यहां मंच से बयान दिए गए, लगता है कि वो उसका जवाब देने की कोशिश है। ये बताने की कोशिश है कि इस्लाम सबसे पुराना मुल्क है, सबसे पुराना धर्म है और पहला मुल्क हिंदुस्तान है, यानी हिंदुस्तान पर अपना दावा। और ये दलील दी जा रही है कि मुसलमान हिंदुस्तान में कहीं बाहर से नहीं आए हैं, यहीं के हिस्से हैं। और उसी का आज का जो रेजोल्यूशन पास होने हैं जनरल असेंबली में चर्चा के बाद, उनकी अगर आप रूपरेखा देखेंगे तो वो भी इसी शब्द में आगे बढ़ती नजर आ रही है। इस्लामोफोबिया, यानी आरोप लगाए जाते हैं कि इस्लाम के खिलाफ मीडिया काम कर रहा है, क्योंकि मीडिया को भी निशाना बनाया गया है। तो इस्लाम को लेकर डर जो पैदा किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करने की बात हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी कई बार चर्चा होती है और ये दावा किया जाता है कई लोगों का कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, आना चाहिए, उस पर जमीयत उलेमाए हिंद का क्या कहना है? और पवन, आपने चूंकि यूसीसी का जिक्र कर दिया, इसलिए थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दे। अभी महमूद मदनी साहब का जो मैं बयान सुन रही थी, उसमें ये कहे थे कि इस्लाम के मानने वालों को एक अलग कानून की आवश्यकता है। तो अलग कानून की आवश्यकता का उनका अर्थ क्या था? देश में तो एक हमारा ऑलरेडी एक लॉ है, संविधान है, और इसके अलावा इस्लाम को मानने वाले अपने कुछ कानून मानते हैं। तो अब ये एक अलग से कानून का अर्थ वो क्या समझ रहे थे? बिल्कुल, जो आप अलग से कानून की बात कर रहे हैं, इसका जिक्र उस बात को लेकर था जब प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ टिप्पणियां की गई थी। उसमें बीजेपी के कुछ नेताओं का नाम था और उसको लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी थी। तो यहां जो अलग कानून की बात की जा रही है, वो ईश निंदा को लेकर कानून की बात की जा रही है कि जो इस्लाम के प्रॉफिट का अपमान करे, उसके लिए एक अलग से कानून बनना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में अभी ऐसा कोई कानून नहीं है। और धार्मिक भावना भड़काने का कानून तो है, लेकिन मांग की जा रही है कि मुस्लिमों के प्रॉफिट मोहम्मद जो है, उनका अगर कोई अपमान करता है तो उसके लिए एक अलग कानून बने, इस तरह की बात है। और जहां तक बाकी रेजोल्यूशंस हैं, उसमें ये एक बात और है, वो मदरसे के सर्वे को लेकर एक रेजोल्यूशन आने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे करवाया गया था। इस्लाम के बारे में जो गलत अवधारणा है उसको कैसे दूर किया जाए, उसको लेकर रेजोल्यूशन आएगा। यहां पसमानदा मुसलमानों का भी जिक्र है, उसको लेकर भी रेजोल्यूशन है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पसमानदा मुसलमानों तक सरकार के कामों को पहुंचाने की जरूरत है। और कश्मीर की समस्या का भी जिक्र है। तो देखना होगा
कि जमीयत उलेमाए हिंद कश्मीर की समस्या को लेकर क्या कहती है, पसमंदा को लेकर क्या कहती है, अल्पसंख्यक आरक्षण की मांग की जा रही है, उसको लेकर क्या रेजोल्यूशन पेश आता है। यानी कुल मिलाकर कल जो महमूद मदनी का जो बयान था वो आपने सुना और सबको सुनाया, वो आज और कल होने वाले प्रस्तावों का एक कर्टन रेजर था। यहां इस मंथन में आपको सोचने का मिलेगा, सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि भारत का मुसलमान फिलहाल क्या सोच रहा है, किस दिशा में सोच रहा है। पवन, एक और बात जो मदनी साहब कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये जितना देश मोहन भागवत का है, जितना नरेंद्र मोदी का है, उतना महमूद मदनी का भी है। तो क्या वो किसी बयान को कोट भी कर रहे थे जिस बयान को लेकर उनके मन में ये धारणा बन रही है कि शायद ये महमूद मदनी का देश नहीं है? ऐसा क्या मुसलमानों के दिलो दिमाग में डाला गया है? अगर है तो ऐसा कौन सा बयान वो कोट करना चाह रहे थे या उनके समझ में था, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले जमीयत के अधिवेशन में असम के राजनीतिक दल AIUDF के मुखिया बदरुद्दीन अजमल भी थे। वो भी नफरत फैलाने में पीछे नहीं रहे। बदरुद्दीन अजमल ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान साजिशें की जाती हैं। ये साजिश सरकार और चुनाव आयोग करते हैं। अजमल ने मुसलमानों से अपील की कि वो वोट जरूर करें क्योंकि उनका एक वोट हुकूमत गिरा भी सकता है और बना भी सकता है। एक शख्स इस जिम्मेदारी को लेकर जाए, जहां भी इंतखाबात आने वाले हैं वो अपनी पूरी टीम को लेकर मैदान में उतर जाए। बहुत साजिशें होती है हुकूमत की तरफ से भी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी। हमको गुमराह करने की कोशिश की जाती है। हमारे लोगों में इल्म की कमी है, तालीम नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते क्या मसला है। और लाखों लोग जो है वो कट जाते हैं। और जैसे इसमें लिखा गया है कि एक आदमी के एक वोट से हुकूमत गिर सकती है या उसके एक वोट पड़ने से हुकूमत बन सकती है। इसलिए अपना कौमी फरीजा समझकर हम लोग इसको ले जाएं और अपने अपने इलाके में जैसे सदर मोहतरम चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है, ये कौमी मफाद की बात है, कोई इसमें गफलत न करे। बदरुद्दीन, पवन क्या कहना चाह रहे थे कि क्या चुनाव आयोग और सरकारें मिलकर रिगिंग करती हैं, मुसलमानों के वोट इधर उधर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? जी, जो बयान आपने सुना वो कुछ इसी तरह का है, लेकिन यहां जो महमूद मदनी ने कहा वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोकतंत्र में वोट बहुत मायने रखता है और अपने वोट को संभाल कर रखें। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जिक्र उन्होंने इस बात का भी किया कि जिस तरीके से वोट को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है उसको दुरुस्त रखें। बुजुर्गों को जो वोट घर से देने की पहल चुनाव आयोग ने की है उस पहल का इस्तेमाल करें। अपने वोट के ताकत को जो डेमोक्रेसी में मिली है उसको संभाल कर रखें, इस बात का जिक्र है। लेकिन बदरुद्दीन अजमल जो कह रहे हैं वो शायद जो आप समझ रहे हैं वही है। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन महमूद मदनी ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में मुसलमानों को बराबरी का अधिकार है, वोट सबसे बड़ा हथियार है और अपने उस पूरी बात में बदरुद्दीन साहब के एक ही बात जो समझ में आती है, जो वाकई में डेमोक्रेटिक बात है कि हर एक वोट की कीमत होती है, सरकार बनती भी है, सरकार गिरती भी है, इसलिए वोट सभी को करना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है। पवन, आप नजर बनाए रखिएगा, दिन भर आपसे इस पूरे अधिवेशन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें हम जानते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।